हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम मार्क्स एकेडमी। आई एम प्रोफेसर संजय शर्मा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से पहले हमें गुडविल का मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो देखिए दोस्तों, गुडविल का क्या मतलब होता है। अगर मैं गुडविल को सिंपल वर्ड्स में कहूं तो गुडविल का मतलब है पॉपुलैरिटी, यानी कि किसी बिजनेस का फेमस होना। यदि कोई बिजनेस फेमस है तो उस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प होती है, क्योंकि उस बिजनेस के जो कस्टमर्स होते हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं और वो कस्टमर बार बार उसी बिजनेस से ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से उस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न होने में हेल्प होती है। तो देखते हैं लिटरली मीनिंग क्या है गुडविल का। गुडविल रेफर्स टू ए रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस विच एनेबल इट टू अर्न रिलेटिवली मोर प्रॉफिट। यानी कि गुडविल एक तरीके की पॉपुलैरिटी होती है किसी भी बिजनेस की, जो उस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने पर? क्योंकि उस बिजनेस के जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं वो बार बार उस बिजनेस के पास फ्यूचर में आते हैं। यानी कि गुडविल रेफर्स टू रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस व्हिच एनेबल इट टू अर्न रिलेटिवली मोर प्रॉफिट एज द सेटिस्फाइड कस्टमर विल कम अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर। इसलिए क्योंकि कस्टमर बार बार उस बिजनेस के पास ट्रांजैक्शंस के लिए आएंगे, जिसकी वजह से उस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं goodwill of a firm helps to earn higher profit in comparison to a normal profit earned by the similar firm in the same trade। जिसका मतलब यह है कि जो गुडविल होती है वो किसी भी बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है इस कंपैरिजन में कि जो सेम ट्रेड के बिजनेस होते हैं, उन सेम ट्रेड के बिजनेस में उस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है जिस बिजनेस की गुडविल होती है या जिस बिजनेस की पॉपुलैरिटी होती है। सपोज कीजिए दोस्तों, यहां पर दो बिजनेस है, सेम क्लास के बिजनेस है, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। दोनों कंपनियां शूज मैन्युफैक्चर करती हैं। कंपनी ए भी शूज मैन्युफैक्चर कर रही है और कंपनी बी भी शूज मैन्युफैक्चर कर रही है। लेकिन जो कंपनी ए है उसकी गुडविल है, यानी कि उस बिजनेस की पॉपुलैरिटी है, जबकि बिजनेस बी की पॉपुलैरिटी नहीं है। तो क्योंकि बिजनेस ए की पॉपुलैरिटी है, बिजनेस ए की गुडविल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इस कंपनी के ब्रांड्स को प्रेफर करेंगे और इस कंपनी के ब्रांड को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी ए को ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। तो इसलिए गुडविल हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। अब डेफिनेशन देखते हैं गुडविल की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए गुडविल? Goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place। जैसे कि अभी आपको बताया कि गुडविल कुछ भी नहीं है, गुडविल केवल एक संभावना है जिसकी वजह से पुराने कस्टमर्स ओल्ड प्लेस पर ट्रांजैक्शंस करने के लिए आते हैं और उस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है, यानी कि गुडविल का नेचर क्या होता है। जो गुडविल होती है वो टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिसको कि उसके लाइफ टाइम में अमोर्टाइज कर दिया जाता है, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान उस गुडविल को हम अमोर्टाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस तरह से गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जो कि दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या है? गुडविल को वैल्यूड करने के कौन कौन से मेथड हैं? तो देखिए दोस्तों, जो हमारे सिलेबस में मेथड हैं वो है नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट के आगे सब डिवाइडेड मेथड हैं, जैसे कि पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम गुडविल को सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को भी हमने सब डिवाइडेड किया हुआ है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पर और एक किया है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पर। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन इन मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी मेथड है ये गुडविल को वैल्यूड करने का।
और अक्सर एग्जाम्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो बहुत सिंपल मेथड है, देखते हैं जरा क्या होता है इस मेथड में। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है, और एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना बहुत ही इजी होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो टोटल प्रॉफिट होता है आपका, जितने भी साल दे रखे हैं उन ईयर्स का जो प्रॉफिट होता है उसका सम ले लीजिए आप, यानी कि टोटल ले लीजिए उन प्रॉफिट का, और जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट को हम आगे देखेंगे कि भाई एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट का पता होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जब हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है तो उसके बाद में हमें देखना है कि भाई गुडविल कैसे निकलेगी। गुडविल का फॉर्मूला होता है कि जो हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था अभी, उस एवरेज प्रॉफिट में हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता क्या है, देखिए जब हम गुडविल को परचेज करते हैं, किसी बिजनेस को जब हम परचेज करते हैं तो उस बिजनेस को परचेज करते के साथ ही हम उसकी गुडविल को भी परचेज कर लेते हैं। और गुडविल का मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है किसी दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में। अब जब हमने बिजनेस को परचेज कर लिया तो जो बिजनेस था वो पहले जो प्रॉफिट अर्न कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो कितने टाइम तक करेगा, ये बताता है हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चंस में दिया गया होता है, उस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की मल्टीप्लाई हम एवरेज प्रॉफिट से जब करेंगे तो हमें गुडविल मिल जाती है। देखते हैं इस क्वेश्चंस को एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले देखते हैं हम कि गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स परचेज के बेसिस पर, और जो मेथड है वो कौन सा है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। यहां से हमें पता चल रहा है कि गुडविल को जो वैल्यूड करना है वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर करना है। तो देखते हैं जरा, हमें 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट हमारा फर्स्ट ईयर का है 16,000, सेकेंड ईयर का है 19,000, थर्ड ईयर का है प्रॉफिट 6,000, फोर्थ ईयर का लॉस दिया हुआ है हमें 31,000, एंड फिफ्थ ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 35,000। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, इन 5 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या करना होता है कि जो भी हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं अलग अलग ईयर्स के, उन सब का टोटल करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें दिया हुआ है ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये सेकंड ईयर का प्रॉफिट है, ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, ये फोर्थ ईयर का लॉस है, एंड ये फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है। इन सारे प्रॉफिट को हमने टोटल कर लिया। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड ईयर प्रॉफिट है, थर्ड ईयर प्रॉफिट है, ये लॉस था हमारा इसलिए हमने इसको माइनस के शो में कर दिया, ये फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है, एंड ये फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है। इस तरह से हमने पांचों जो 5 ईयर्स के प्रॉफिट था उन सब का टोटल कर लिया, और क्योंकि हमें नंबर ऑफ ईयर्स 5 दिए हुए इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया। एवरेज निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है ये। उसके बाद में हमारा जो टोटल प्रॉफिट है 95,000 है, 5,000 से डिवाइड करने के बाद में हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकल करके आता है वो 19,000 आता है। अब क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है, अब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। गुडविल हमारी होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू ए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 19,000, तो 19,000 हमने लिख दिया, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2 ईयर्स है। यहां पर हमें पता चल रहा है 2 ईयर्स परचेज है, इसलिए हमने जो नंबर ऑफ ईयर्स था परचेज का वो 2 ईयर्स का फॉर्मूला लगा दिया। तो 19,000 इंटू 2000 38,000 हमारा गुडविल वैल्यू हो जाती है। ये इस तरीके से हमने देखा कि भैया नॉर्म जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब एवरेज प्रॉफिट को देखते हैं जरा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। क्योंकि जो गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है वो प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, देखिए दोस्तों, बिजनेस में 2 टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं। एक एक्सपेंसेस तो वो होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस में बार बार होते रहते हैं, हर साल होते रहते हैं, जैसे कि सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, इंश्योरेंस पे करना, ये होते हैं नॉर्मल एक्सपेंसेस। एक दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो रेयरली होते हैं, जो कभी कभार होते हैं, बिजनेस के रूटीन टर्म में नहीं होते हैं।
तो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल इनकम एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो कहलाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस। तो जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है, यानी कि वो प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें बिजनेस के हमने रिकरिंग एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं। अगर हमने कोई उसमें से एबनॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं तो वो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, और वो एडजस्ट करने के बाद जो हमें निकल करके आएगा वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, जो प्रॉपर ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आप प्रॉफिट है तो उसको प्लस के थ्रू शो करेंगे, और अगर लॉस है तो उसको आप माइनस के थ्रू शो करेंगे। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसको प्लस में शो करना है, अगर आपके पास लॉस है तो आप उसको माइनस के थ्रू शो करेंगे। तो मान लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट आपको किसी ईयर का निकालना है, 2016 का निकालना है मान लीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2016 का जो प्रॉफिट आपको दिया होगा उसको अपने प्लस में प्लस लिखना है अमाउंट में, और जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इनकम दी हुई होगी उसको एडजस्ट करना है। एबनॉर्मल लॉस अगर होगा तो उसको आपने प्लस करना है, एबनॉर्मल इनकम होगी तो आपने उसको माइनस करना है। अब एबनॉर्मल लॉस को प्लस क्यों करना है, इसका सवाल, इसका जो जवाब है वो ये होता है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो कभी कभार बिजनेस में होते हैं। अब क्योंकि किसी ईयर मान लीजिए एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो इसका मतलब वो लॉस हुआ होगा तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट किया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आया होगा तो उसको हमने प्रॉफिट में से लेस किया होगा। अब हम उसको ऐड बैक कर देंगे, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उसको ऐड बैक कर देंगे। इसलिए जो एबनॉर्मल लॉस हमने माइनस किया था पहले प्रॉफिट एंड लॉस में, अब हम उसको प्लस कर देंगे। इसलिए ये जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं उनको ऐड किया जाता है। इसी तरह से जो एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम वो इनकम होती है जो बिजनेस में रेयरली होती है, वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। अब क्योंकि किसी ईयर में एबनॉर्मल इनकम अगर मिल चुकी है तो वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस की होगी। अब उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें उस एबनॉर्मल इनकम को माइनस करना होगा। तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस अगर दिए हुए हैं तो उसको हमने प्लस करना है, और अगर एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम उसको लेस करना है। प्रॉफिट और लॉस ये आपको क्लियर करा दिया है कॉन्सेप्ट। अब इसके थ्रू हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे। मान लीजिए हमें 2016-17 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीस, और ये जो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट आया है ये प्रॉफिट तब आया है जब हमने एबनॉर्मल गेन 12,500 का एडजस्ट कर दिया था। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में हमने एबनॉर्मल गेन को क्रेडिट साइड में लिख दिया था 12,500। उसको करने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट आया है वो 1 लाख रुपीस का आया। अब क्योंकि दोस्तों ये प्रॉफिट हमारा नॉर्मल नहीं है, इस प्रॉफिट को हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि अगर प्रॉफिट है तो उसको प्लस के थ्रू लिखो, और उसमें से जो आपने एडजस्टमेंट किए हैं एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल लॉस जो किया उसको हम एडजस्ट कर देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस का, तो इसलिए हम 1 लाख रुपीस को प्लस के थ्रू शो करेंगे। ये जो प्रॉफिट हमें 1 लाख रुपीस दिया हुआ है क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए हम इसको प्लस के थ्रू शो करेंगे। और ये एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इसको प्लस किया होगा तो अब हम इसको माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल इनकम को हमें माइनस करना है, ये यहाँ पर शो होता है कि एबनॉर्मल इनकम को हमें माइनस करना है। तो 1 लाख माइनस 12,500 जब एडजस्ट करेंगे तो 87,500 हमारा आ जाएगा। अब हमें ये भी देखना है कि ये जो हमारा बचेगा ये प्रॉफिट बचेगा कि लॉस बचेगा। इसको आपने इन साइन को समझना है। साइन प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब है 1 लाख में से हमें 12,500 को माइनस करना है। माइनस करके हमारा 87,500 आ गया, और जो साइन बचेगा वो प्लस का बचेगा क्योंकि हमारे पास 1 लाख रुपीस प्लस का ज्यादा है, यानी कि 1 लाख रुपीस ग्रेटर देन द 12,500, और 1 लाख का जो साइन सिंबल है वो प्लस है, इसलिए जो प्लस आएगा 87,500 पर प्लस का सिंबल लगाएंगे, प्लस शो करता है कि ये प्रॉफिट है। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि भाई 2017-18 में हमें एक प्रॉफिट दिया हुआ है कि भाई 1,25,000 का प्रॉफिट है, जिसमें कि हमने एक एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया हुआ था। यानी कि एबनॉर्मल लॉस था 25,000 रुपीज का,
ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया होगा। अब क्योंकि पहले हमने माइनस किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए हम इस एबनॉर्मल लॉस को अब प्लस कर देंगे। तो देखते जरा नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा। 1,25,000 प्रॉफिट है हमारा, इसलिए हमने इसको प्लस के थ्रू कर दिया। और क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस के थ्रू शो करते हैं। 25,000 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट कैसे बचेगा भी, प्लस 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 होता है, इसलिए सिंबल प्लस का हो गया। तो ये सिंबल प्लस का जब शो हो गया तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है हमारा। ठीक इसी तरह से अब इसको देखते हैं। हमारा ये 1,12,500 रुपीज का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग, यहां पर एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग का मतलब है 12,500 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। इसका मतलब है कि जो बिजनेस की इंश्योरेंस प्रीमियम थी उसको हमने अभी एक्सक्लूड किया हुआ है, यानी कि ये जो प्रॉफिट है 1,12,000 रुपए, इस प्रॉफिट में से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को भी माइनस नहीं किया है। अब क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस होता है जो हर साल होता है, इसलिए ये एक नॉर्मल एक्सपेंसेस है। नॉर्मल एक्सपेंसेस तो हम प्रॉफिट जो प्रॉफिट निकालते हैं उसमें से नॉर्मल एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद ही निकालते हैं। क्योंकि एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग का मतलब है अभी हमने इस प्रॉफिट में से नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया है, तो अब हम कर देंगे। तो 1,12,500 में से जो हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस है 12,500 का, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो 1,00,000 रुपीज का आ जाएगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि 2018 में जो हमें लॉस दिया हुआ है 18,000 रुपीज का, जो 80,000 का लॉस है। अब क्योंकि लॉस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर लॉस है तो उसको माइनस के थ्रू शो कर दो। 80,000 रुपीज का लॉस है तो माइनस के थ्रू शो कर दो। और इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड टू 1,10,000, यानी कि इसमें एक नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस है जो कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस होता है। हम उन एम्प्लॉइज को वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे देते हैं जिनको हम एज से पहले रिटायर करते हैं, तो उनको हमें कुछ कंपनसेशन पे करना होता है, और वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन होता है। वो एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए एबनॉर्मल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम प्लस करते हैं और एबनॉर्मल इनकम को लेस करते हैं। क्योंकि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है इसलिए हम इसको प्लस करेंगे। तो 1,10,000 माइनस 80,000, तो 30,000 हमारे पास प्लस बचता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और हमारे पास जो सिंबल बचा वो ग्रेटर देन का सिंबल है, इसलिए 30,000 प्लस है, तो ये प्रॉफिट को शो करेंगे। इस तरीके से हमें नॉर्मल प्रॉफिट किसी भी ईयर का निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर हम एक क्वेश्चंस देखते हैं भाई, जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट यूज करना है, लेकिन उसमें हमें कुछ पास्ट एडजस्टमेंट दिए गए होंगे। तो उन पास्ट एडजस्टमेंट्स को किस तरह से हमें एडजस्ट करना है, इस तरह से देखना है हमें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आ सकता है गुडविल का। देखते हैं जरा क्या है इसमें। अमन परचेज्ड भारत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. इट वाज एग्रीड दैट द फर्म गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो 2 years परचेज है, और मेथड कौन सा हमारा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड लगाना है हमें। 3 years का दे रखा है। प्रॉफिट ऑफ भारत बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च, ये दिया हुआ है। 2018 में जो प्रॉफिट था वो 1,00,000 रुपीज का है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 रुपीज, यानी कि प्रॉफिट है जो कि कब आया है, एबनॉर्मल गेन करने के बाद आया है। फिर है 2019 में 1,10,000 का प्रॉफिट है, और वो कब आया है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। इसमें एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद आया है। 2020 का प्रॉफिट है 85,000, जो कि नॉन बिजनेस इनकम है। नॉन बिजनेस इनकम का मतलब है एबनॉर्मल इनकम है। तो 5,000 रुपीज की एबनॉर्मल इनकम है इसमें जो एडजस्ट हो रही है। अब इससे हमें गुडविल की फर्म की गुडविल वैल्यूड करनी है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है, हमें इसको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो कि अभी आपको फॉर्मूले में बताया। तो वन बाय वन ईयर का हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखते हैं पहले 2018 का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्लस एबनॉर्मल लॉस या माइनस एबनॉर्मल इनकम। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2018 में 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट है, जिसमें कि एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन तो माइनस होता है, क्योंकि जो एबनॉर्मल गेन होगा पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस किया होगा, इसलिए जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो अब हम उसे एबनॉर्मल इनकम को माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 1,00,000 रुपीज का, और एबनॉर्मल इनकम है तो एबनॉर्मल इनकम माइनस होती है। ये हमारे पास अब 90,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। देखते हैं जरा 2019 में हम नॉर्मल
प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। 2019 में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 रुपीज का, जिसमें कि एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया हुआ है। अब एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस तो प्लस होता है, इसलिए 1,10,000 रुपीज में एबनॉर्मल लॉस प्लस कर देंगे, तो हमारे पास में जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो 1,30,000 रुपीज का आएगा। 2020 का देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 85,000 रुपीज का, जिसमें एक नॉन बिजनेस इनकम है, इसका मतलब है एबनॉर्मल इनकम है। एबनॉर्मल इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस करते थे, इसलिए अब हमें एडजस्ट करने के लिए उस एबनॉर्मल इनकम को माइनस करना पड़ेगा। तो 85,000 रुपीज में से जब हम एबनॉर्मल इनकम को माइनस करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 रुपीज का। तो इस तरह से हमें तीनों ईयर्स का एक नॉर्मल प्रॉफिट निकल करके आ गया। जब ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें तीनों ईयर्स का जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका टोटल करेंगे, और नंबर हमारे 3 है क्योंकि 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए 3 ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा एवरेज, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया, हमने उन नॉर्मल प्रॉफिट्स को ऐड कर दिया। 90,000, 1,30,000 एंड 80,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट आया हुआ है। 90,000 रुपीज एक है, ये 90,000 आ गया है, और नेक्स्ट जो हमारा 2019 का नॉर्मल प्रॉफिट है वो 1,30,000 है, 1,30,000 आ गया है, और जो 2020 का नॉर्मल प्रॉफिट है 80,000, वो 80,000 आ गया। इस तरह से तीनों ईयर्स का प्रॉफिट निकालने के बाद हमारे पास 3 लाख आते हैं, जो कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद में 1 लाख रुपीज हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 1 लाख रुपीज है ये, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट की नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुडविल निकल करके आ जाएगी 2 लाख रुपीज। इस तरह से अगर हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना हो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकालनी हो, तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि एग्जाम्स में 6 मार्क्स तक का आ सकता है। इस क्वेश्चंस में हमें कुछ पास्ट एडजस्टमेंट दिए गए होते हैं, और वो बहुत सारे पास्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं, जिसमें कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी एक एडजस्टमेंट दे दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना है जरा देखते हैं। जैसे कि गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर इक्वल शेयर। इट वाज एग्रीड दैट द गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। तो गुडविल 3 इयर्स परचेज पर कैलकुलेट होनी है, और मेथड लगना है एवरेज प्रॉफिट, और 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स वर्थ दिया हुआ है हमें। 2016 का लॉस दिया हुआ है 90,000 रुपीज। 31 मार्च 2017 160 प्रॉफिट दिया हुआ है। 2018 प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। 2019 प्रॉफिट दिया हुआ है 65,000 एंड 2020 प्रॉफिट दिया हुआ है 1,77,000। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें दिए हुए हैं, वो एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट है द फर्म हैड गेन ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी। जो 50,000 रुपीज का प्रॉफिट आया है वो कहां से आया है? सेल ऑफ मशीनरी से आया है, यानी कि मशीनरी को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो 50,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया हुआ है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि जो मशीनरी सेल करी थी वो हमने 2017 में की थी। द गेन वाज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो मशीनरी को बेचने से प्रॉफिट आया होगा उस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया होगा। यानी कि जो सेल ऑफ मशीनरी है ये एक हमारा एबनॉर्मल गेन है, यानी कि ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हमें एडजस्ट करना होगा। सेकंड हमें दिया हुआ है देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक 2018 में हमें 2020 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ ए मशीनरी बिकम ऑब्सोलीट इन एक्सीडेंट। एक मशीनरी एक्सीडेंट में दुर्घटना होने से वो मशीन बेकार हो गई थी, जिसकी वजह से 20,000 रुपीज का लॉस हो गया था। एक थर्ड है हमारा ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 अमाउंटेड टू ₹1 लाख वाज डेबिटेड टू रिपेयर एक्स अकाउंट। इसमें आपको यह समझना है कि ओवरहाउलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जो पुरानी मशीनरी थी, सेकेंड हैंड मशीनरी थी, उसको हमने पूरी तरह से रिपेयर कर दिया। जब हम किसी सेकेंड हैंड मशीनरी को रिपेयर करते हैं यूज करने से पहले, तो उस मशीनरी पर वो रिपेयर कॉस्ट नहीं मानी जाती है बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। इन्होंने गलती से क्या करते, जो ओवरहाउलिंग कॉस्ट थी, यानी कि जो सेकेंड हैंड मशीनरी को रिपेयर किया, उस सेकेंड हैंड मशीनरी को रिपेयर करने से जो भी खर्चा हुआ रिपेयर अकाउंट मान करके उसको डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
अब क्योंकि ये एरर हुई है, क्योंकि ये गलती हुई है, जो हम सेकेंड हैंड मशीनरी को अगर हमने रिपेयर किया हुआ है, पहली बात तो वो एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए उसको हमें बैलेंस शीट में शो करना था, लेकिन गलती से इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया। तो एक तो हमें 1 लाख रुपीज का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो गड़बड़ हुई है उसको हमें सही करना है। दूसरी बात, अब क्योंकि ये एसेट्स क्रिएट हो जाएगी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अब हमें 20% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी लगना है, और ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगेगा। फिर हमें कह रहे हैं कि आप गुडविल कैलकुलेट करिए। तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चंस को जब हम करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस आपका 13 क्वेश्चंस हैं जो आपके टीएस ग्रेवाल की बुक में दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं जरा कैसे। हम एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ये अभी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इस प्रॉफिट को सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर दीजिए, एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर दीजिए। इस तरीके से हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। तो देखते हैं जरा हमने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में हमने ईयर वाइज प्रॉफिट डाल दिए हैं। ईयर वाइज प्रॉफिट में 2016 का 90,000 का लॉस था, इसलिए हमने इसको माइनस के थ्रू शो कर दिया। 17 में 1,60,000 का प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसको प्रॉफिट में शो कर दिया। 2018 में हमारा 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इसलिए प्लस में शो कर दिया। 19 में 65,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और 2020 में 1,77,000 रुपीज का प्रॉफिट है। अब देखते हैं वन बाई वन। अब पहला हमारा एडजस्टमेंट है कि फर्म हैड ए गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को सेल करने से फर्म को एक 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। मशीनरी देखिए हर साल सेल नहीं होती है, मशीनरी कभी कभार सेल होती है, इसलिए मशीनरी को बेचना एक नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है। अब क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसे हमें ऐड करना होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने उसको माइनस किया होगा, इसलिए एबनॉर्मल लॉस जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम ऐड करते हैं। लेकिन हमें यहां पर दिया हुआ है कि ये 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है, यानी कि ये एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस किया था, इसलिए हमें इसको अब ऐड करना होगा। तो जो 50,000 रुपीज का एबनॉर्मल गेन है उसको हम यहां पर माइनस करेंगे, तो लेस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और जिस ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये 2017 से ये रिलेटेड है, इसलिए 2017 के प्रॉफिट में हम इसको एडजस्ट करेंगे, 50,000 रुपीज माइनस कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। अब क्योंकि ये लॉस है और वो भी एबनॉर्मल नेचर का, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, और कौन सी ईयर का, 2018 का है, तो 2018 में जाकर के हम इसको एबनॉर्मल ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस प्लस कर देंगे, तो 20,000 रुपीज को हमने प्लस कर दिया। अब जरा थर्ड एडजस्टमेंट को देखते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि ओवरहाउलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, जो कि हमने 1 जुलाई 2018 को परचेज की थी। अब सेकेंड हैंड मशीनरी आप परचेज कर रहे हो और उस पर आप रिपेयर भी कर रहे हो, पूरी तरह से रिपेयर भी कर दिया आपने सेकेंड हैंड मशीनरी, तो अब वो मशीनरी तो नई हो गई है, इसलिए वो अब जो आपने उस मशीनरी को रिपेयर करने का एक्सपेंस किया था आपने उसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया था, जो कि वो रिपेयर नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा एसेट्स, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो सबसे पहले तो जो हमने रिपेयर एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में हमने माइनस किया था, अब हम उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे, यानी कि ऐड करना है आपने ओवरहॉल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में उस खर्चे को डेबिट कर दिया था, अब आपने उसको ऐड बैक करना है। तो 1 लाख रुपीज पहले तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में से हटा देंगे, क्योंकि पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया था रिपेयर का एक्सपेंडिचर, अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए आपने सबसे पहले जो माइनस किया था अब आप उसको ऐड बैक करेंगे, तो ये प्लस कर दिया हमने 2019 में। अब जो 2019 में हमने माइनस किया है, तो वो एक्सपेंडिचर जो था हमारा वो 1 जुलाई 2018 को किया था। अब 1 जुलाई 2018 का जो अकाउंट क्लोज होगा वो 31 मार्च 2019 को होगा, इसलिए हमने इसको 2019 में ऐड किया है। तो 2018 वाले ईयर में आता है, इसलिए 1 लाख रुपीज हमने प्लस कर दिया। अब क्योंकि 1 लाख रुपीज हमने प्लस कर दिया, अब क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया, अब ये हमारे लिए एक एसेट्स बन गई है। जब ये हमारे लिए एक एसेट्स बन गई है तो अभी इस एसेट्स पर डेप भी लगेगा, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो रिपेयर था वो कैपिटल कर दिया गया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, उस पर डेप भी लगेगा। डेप लगेगा 20% पर एनम के हिसाब से, जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगेगा। अब जो इसका इफेक्ट है
2019 में, क्योंकि हमने जो मशीनरी को कैपिटलाइज किया है वो 1 जुलाई का किया था। 1 जुलाई का इफेक्ट जो है 2019 को होगा 31 मार्च को। तो देखते हैं जरा इस पर डेप कैसे निकलेगा। डेप निकालने के लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2018 को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर था 1 लाख रुपीज का किया है। उस 1 लाख रुपीज पर जो डेप लगेगा पहले 9 मंथ का लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। 9 मंथ का जो डेप लगेगा 1 लाख रुपीज का 9 मंथ का डेप होगा 15,000 रुपीज। तो पहले जो हमें फर्स्ट ईयर का जो डेप लगेगा, यानी कि ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था वो 1 जुलाई 2018 को हुआ है, इसलिए 1 जुलाई 2018 से डेप लगना शुरू हो जाएगा इस पर। तो पहला जो डेप लगेगा 9 मंथ का लगेगा। 9 मंथ का डेप हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 15,000 रुपीज का है, और 15,000 रुपीज का जो डेप लगेगा वो 31 मार्च 2019 को लगेगा। इसलिए जो पहला डेप एडजस्टमेंट करेंगे हम 2019 को एडजस्टमेंट करेंगे 15,000 रुपीज का, माइनस कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा डेप होगा वो नेक्स्ट ईयर का डेप लगेगा। अब क्योंकि जो 1 लाख रुपीज में 15,000 रुपीज का हमने डेप लगाया, तो हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है वो अब 1 अप्रैल 2009 को आई है 85,000 रुपीज की। अब क्योंकि मशीनरी हम आगे भी यूज कर रहे हैं, तो 2020 में भी डेप लगेगा। जब 2020 में डेप लगेगा तो अब डेप लगेगा 85,000 रुपीज पर लगेगा। कब लगेगा? 31 मार्च 2020 पर। तो 31 मार्च 2020, क्योंकि हमने 2019 में भी मशीनरी यूज करी है और 2020 में भी यूज की है, तो इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप लग रहा है। तो अब हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से सेकंड ईयर का डेप लगाना पड़ेगा। हमारे रिटर्न डाउन वैल्यू है 85,000 रुपीज। 85,000 रुपीज पर जब हम 20% का डेप लगाएंगे, ये डेप पूरा 1 ईयर का लगेगा, जो कि 17,000 रुपीज आता है। अब 17,000 रुपीज का जो डेप आता है वो हमारा 31 मार्च 2020 को आता है, इसलिए हमें ये जो डेप है वो 31 मार्च 2020 को जो 17,000 का डेप है वो भी हमें माइनस करना है 2020 के प्रॉफिट से। तो जब हम ये सारा एडजस्टमेंट करेंगे, 90,000 का हमारा लॉस है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 90,000 का लॉस हो गया। 1,60,000 में हमें 50,000 माइनस करने के बाद में हम ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 2017 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, 2018 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है, 2020 का हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है, 2020 का हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट जब आ गया है तो अब हम इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। हमारा जो 5 ईयर्स का प्रॉफिट है वो ये है। पहले साल का लॉस है, इसलिए 90,000 रुपीज लॉस है। सेकेंड ईयर का 1,10,000 रुपीज का प्रॉफिट है। फिर ये थर्ड ईयर का है 1,70,000 का। फिर ये फोर्थ ईयर का है 1,50,000 रुपीज का, और ये 1,60,000 रुपीज का। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट हमने गुडविल के एवरेज प्रॉफिट के लिए लिया है। ये वाला प्रॉफिट हमारा यहाँ आ गया है, और इससे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। एवरेज प्रॉफिट निकल करके आया हमारा 1 लाख रुपीज। जब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया निकल करके, तो अब हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 1 लाख रुपीज है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स दिया है हमें क्वेश्चंस में। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस ये बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा।